व्यू 360 में। साल 2018 पाक अमेरिका ताल्लुकात के लिए कैसा रहा? उर्दू जुबान में भारतीयों की बढ़ती हुई दिलचस्पी। अट्रैक्शन वही है, लोग उसकी महसूसियत को खुद फील करते हैं। और अमेरिका में क्रिसमस के कुछ अनोखे रंग। ये है वॉइस ऑफ अमेरिका की पेशकश व्यू 360। मैं हूं आपकी मेजबान सारा जमान। पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी ने 4 मुल्कों के अपने दौरे के आखिरी हिस्से में आज मॉस्को में अपने रूसी हममनसब सर्गेई लावरोव से मुलाकात की है। दफ्तर ख़ारिजा के मुताबिक मुलाकात में 2 तरफ़ा ताल्लुकात और ख़ित्ते की सूरत हाल, ख़ुसूसन अफ़गानिस्तान में मुसालहती अमल को आगे बढ़ाने की कोशिशों पर बातचीत की गई। ये दोनों मुल्क पाकिस्तान और रूस तालिबान क़यादत के साथ इस सिलसिले में राब्ते में भी हैं। इससे पहले पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारिजा ने अफ़गानिस्तान, ईरान और चीन का दौरा भी किया और ये सब मुलाकातें एक ऐसे वक्त में हुई हैं जब आला अमरीकी ओहदेदारों के मुताबिक सदर ट्रंप अफ़गानिस्तान में अमरीकी फ़ौज की तादाद में बड़े पैमाने पर कमी लाने के मनसूबे पर गौर कर रहे हैं। इस सिलसिले में अब तक व्हाइट हाउस और पेंटागन की जानिब से तो कोई बाज़ाब्ता बयान सामने नहीं आया, लेकिन काबुल से लेकर वाशिंगटन तक ऐसे किसी भी मनसूबे के असरात और ख़ास तौर पर इसकी टाइमिंग पर गौर किया जा रहा है। साकिब इस्लाम की रिपोर्ट। हुकूमत की एक इमारत पर हमला, कई घंटों तक सिक्योरिटी फोर्सेस से मुकाबला, कम से कम 43 हलाकतें। ये तफसीलात हैं काबुल में होने वाले उस हमले की जो अमरीकी नुमाइंदे ज़ल्मे खलीलजाद के तालिबान से अबू धाबी में 3 रोज़ा अमन मुज़ाकरात और अफगानिस्तान से अमरीकी अफवाज की निस्फ से ज़ायद तादाद में कमी पर गौर की खबरें सामने आने के चंद रोज बाद हुआ है। दहशतगर्दी का ये हमला और इससे पहले अफगानिस्तान से अमरीकी अफवाज को वापस बुलाने के मंसूबे की खबरें गुज़िश्ता हफ्ते उस वक्त सामने आई जब खित्ते के ममालिक और खुद अफगान अमन के लिए अमरीका की ताज़ा दम कोशिशों को समझने की कोशिश ही कर रहे थे। अगर अमरीकी अफगानिस्तान से चले जाते हैं तो यहाँ कोई तनाज़ा नहीं रहेगा और अमन आएगा। हम तालिबान के साथ अमन मुआहदे की हिमायत करते हैं। अगरचे ट्रंप इंतजामिया की जानिब से अभी तक अमरीकी अफवाज में कमी की खबरों की तस्दीक नहीं की गई। अफगान हुकाम ने अपना रद्द-ए-अमल देने में देर नहीं लगाई। सदर अशरफ गनी के मुशीर आला फैजल फजली ने समाजी राब्तों की वेबसाइट पर लिखा कि अमरीकी फौजियों के इनखलास से अफगान नेशनल सिक्योरिटी फोर्सेस की लड़ने की सलाहियत पर ज्यादा असर नहीं पड़ेगा। अफगानिस्तान में इंटरनेशनल अफवाज के अमरीकी कमांडर ने अफगानों के खदशात को ये कहकर कम करने की कोशिश की कि अव्वल तो उन्हें अभी इनखला के कोई ऑर्डर्स नहीं मिले और अगर अफवाज में कमी हुई भी तो इससे उनकी अफगान सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए सपोर्ट में कमी नहीं आएगी। काबुल और इस्लामाबाद में कुछ सियासी तज्जियाकार अमरीकी अफवाज में कमी के मंसूबे की खबरों को अबू धाबी में अमरीका और तालिबान के मुज़ाकरात का नतीजा समझ रहे हैं। कुछ को तो इसके जवाब में तालिबान की जानिब से किसी मुस्बत रद्द-ए-अमल की तवक्को भी है। ये अफगान तालिबान के लिए एतबार पैदा करने वाला एक इकदाम नजर आता है। ताहम यूनाइटेड स्टेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ पीस से मुंसलिक अफगान अमूर के माहिर जॉनी वॉल्श को इस बारे में तहफ़्फ़ुज़ात हैं। अगर इनखला का ऐलान तालिबान के साथ बातचीत के तनाजुर में नहीं तो मुझे डर है कि ये तालिबान को मजीद ताकतवर बनाएगा और इन खतरात को बढ़ाएगा जो अफगानिस्तान को दरपेश हैं। मैं अभी कुछ हफ्ते पहले ही अफगानिस्तान से आया हूँ। वहाँ सबसे बड़ी परेशानी ये है कि अमेरिका के निकलने से तालिबान ऐसे ही जोर पकड़ेंगे जैसे सोवियत यूनियन के जाने के बाद मुल्क के हालात खराब हुए थे। ताहम वॉइस ऑफ अमेरिका से बात करने वाले खित्ते के कुछ मुबस्सरीन के मुताबिक तालिबान का अफगानिस्तान का कंट्रोल दोबारा से हासिल कर लेने का इम्कान नहीं है। उधर तालिबान की जानिब से अफगान हुकूमत से बराह रास्त मुज़ाकरात से मुसलसल इनकार को इस राय की भी तायद समझा जा रहा है कि अमरीकी इनखला की सूरत में तालिबान को सियासी मुफाहमत से कम ही दिलचस्पी होगी। साकिबुल इस्लाम, वॉइस ऑफ अमेरिका, वाशिंगटन। यहाँ अमेरिका में पाकिस्तानी सफ़ीर अली जहांगीर सदीकी की तैनाती की मुद्दत ख़त्म हो गई है। उन्होंने ये ओहदा इस साल जून में संभाला था। पाक अमेरिका ताल्लुकात के लिए 2018 भी पिछले कुछ सालों की तरह मुश्किल ही रहा। अमा नज़र लेके आए हैं उन वाक़यात का राउंड अप जो इस साल 2 तरफ़ा ताल्लुकात के लिए ख़ास अहमियत के हामिल रहे। साल 2018 की पहली सुबह अमरीकी सदर की पाकिस्तान के बारे में सख्त तनकीदी ट्वीट पाकिस्तान के लिए आने वाले दिनों में मजीद सख्त अमरीकी फैसलों की पेशनगोई साबित हुई।
یہ ایک اعتبار سے صدر ٹرمپ کی جانب سے پچھلے سال اگست میں اعلان کردہ جنوبی ایشیائی پالیسی کی جانب ایک قدم تھا، جس کا مقصد پاکستان پر اس کی افغانستان میں شدت پسند کارروائیوں کی حمایت کے حوالے سے دباؤ ڈالنا تھا۔ ٹویٹ سے ایک بات واضح ہوئی کہ یہ امریکی صدر پرانے امریکی جو صدر ہیں ان سے مختلف ہیں اس لحاظ سے کہ یہ بالکل کلیئرلی بات کھل کے کہہ بھی سکتے ہیں اور کوئی ایسے اقدام بھی لے سکتے ہیں جو شاید پہلے یہ خیال ہو کہ نہیں لیے جائیں گے، پاکستان بہت اہم ملک ہے وغیرہ۔ اس کے کچھ ہی عرصے بعد پاکستان کو دی جانے والی بیشتر امداد روک دیے جانے کا اعلان ہوا۔ سال کے وسط میں عمران خان حکومت نے اقتدار میں آتے ہی سخت معاشی بحران سے نکلنے کے لیے IMF سے امداد لینے کا اشارہ دیا، لیکن کسی درخواست سے بھی پہلے امریکی وزیر خارجہ مائک پومپیو نے تنبیہ کی کہ IMF کے پیسوں سے چینی قرضے کی ادائیگی نہیں ہونے دی جائے گی۔ میں سمجھتا ہوں کہ ایک غلط انفارمیشن تھی ان کی، لیکن ان کی ایک پالیسی بنی تھی کہ وہ دھمکیوں سے پاکستان پہ روب ڈالیں گے، اور وہ ابھی تک جاری ہے وہ پالیسی۔ سال 2018 کی ایک اور شاہ سرخی تھی زلمے خلیلزاد کی امریکہ کی جانب سے افغان امن کے لیے خصوصی مندوب برائے مفاہمت کے طور پر تعیناتی۔ زلمے خلیلزاد پاکستان کے ناقد رہے ہیں اور ان کی نامزدگی کو امریکہ کی پاکستان پر مسلسل دباؤ کی پالیسی کے تسلسل کے طور پر لیا گیا۔ پاکستان خوش نہیں تھا ان کی اپوائنٹمنٹ سے، لیکن جب انہوں نے جا کے بات کی اور یہ بات پاکستان کو کنونس کیا کہ یہ اس وقت ایک پیس میکر کے طور پر سامنے آئے ہیں اور پاکستان کے ساتھ مل کے کام کرنا چاہتے ہیں، میرے نزدیک وہ ایک اہم ڈیولپمنٹ تھی۔ اور 2018 کے اختتامی لمحات دو طرفہ تعلقات کے حوالے سے انتہائی ڈرامائی ثابت ہوئے۔ ایک جانب پاکستان کے تعاون سے امریکہ اور طالبان کے درمیان افغانستان میں قیام امن کے معاملے پر باضابطہ گفتگو ہوئی، تو ساتھ ہی صدر ٹرمپ نے افغانستان سے 7,000 امریکی فوجیوں کی واپسی کا عندیہ بھی دے ڈالا۔ تو کیا پاکستان پر دباؤ کی پالیسی کارآمد ثابت ہوئی؟ میں ہرگز ایسا نہیں کہوں گا۔ مختلف لوگوں نے ماضی میں پاکستان پر خاصی سخت پالیسی اپنائی، لیکن پھر انہیں پاکستان کے ساتھ مل کر کام کرنے کے طریقے نکالنے پڑے، اور ایک لحاظ سے ایمبیسڈر خلیلزاد نے بھی یہی کیا ہے۔ میرے خیال میں فیصلہ کن امر یہ ہوگا کہ آیا پاکستان افغانستان میں قیام امن کے سلسلے میں مدد کر پاتا ہے یا نہیں۔ سال 2018 کے جائزے سے ایک بات تو واضح ہے کہ پاک امریکہ تعلقات سال کے آخر میں بھی اسی کشمکش کا شکار ہیں جس کا سال کے آغاز میں تھے، اور دوسری اہم بات یہ کہ جب تک افغانستان میں جاری تنازع کا حل نہیں نکلتا، پاک امریکہ تعلقات افغان مسئلے ہی کے تابع رہیں گے۔ امان اظہر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔ پاکستان میں رونما ہونے والے واقعات پر اپڈیٹس اور تجزیوں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ urdu.voa.com پر، اور اگر ہماری ویب سائٹ تک رسائی میں آپ کو کوئی مشکل پیش آ رہی ہے تو پھر آپ آ سکتے ہیں facebook.com/VOA اردو کے پیج پہ، جہاں آپ کو ہماری تمام تر کانٹینٹ ملے گی، اور اس کے علاوہ فیس بک لائیو پہ آپ بہت سے دلچسپ انٹرویوز بھی دیکھ سکیں گے۔ چلیں ادھر تھوڑا سا ادھر ہو جائے۔ ہم سب اپنے آپ میں کہاں پرفیکٹ ہیں؟ یہ جو ہمارے آس پاس کے لوگ ہیں نا، وظیفہ کا جب اس کے بازو پروستھیٹکس لگا، یہی ایک دوسرے کو بہتر بناتے ہیں اور پھر مل کر ایک بہتر ملک بناتے ہیں ہم۔ لیکن ملک بھی اپنے آپ میں کہاں پرفیکٹ ہوتے ہیں؟ تو دنیا کے دوسرے ملک ایک دوسرے کے لیے ہاتھ بڑھاتے ہیں، ایسے ہی تو ایک بہتر دنیا بناتے ہیں ہم۔ One teacher, one book and one pen. اور دنیا میں کہاں کیا ہو رہا ہے، ہندوستان اور پاکستان اسی لیے تو دکھاتے ہیں۔ نئے وزیر اعظم عمران خان نے اس ایگزیبیشنز کے ڈیزائنر ڈونلڈ ٹرمپ کی حمایت کا ورنہ اعلان اپنے آپ میں ہم سب کہاں پرفیکٹ ہیں؟ یہ میں ہوں آپ کا میزبان خالد حمید۔ ویو 360 صرف آج نیوز پر۔ امریکہ میں وفاقی حکومت آج بھی جزوی طور پہ بند ہے۔ کئی محکموں کے لیے فنڈنگ جمعے کی رات 12 بجے ہی ختم ہو گئی تھی۔ اختلاف رائے کی وجہ ہے بارڈر سیکیورٹی۔ صدر ٹرمپ میکسیکو کے ساتھ سرحد پر دیوار کی تعمیر کے لیے $5 ارب کا مطالبہ کر رہے ہیں، جبکہ ڈیموکریٹس بارڈر سیکیورٹی کی مد میں $1.3 ارب دینے پہ راضی ہیں۔ یہ صدر ٹرمپ کے دور کا تیسرا گورنمنٹ شٹ ڈاؤن ہے۔ اس وقت ہم چلیں گے سحر ماجد کے پاس، جو کیپٹل ہل پہ موجود ہیں۔ سحر، جو ارکان کانگریس ہیں وہ تو کرسمس کی چھٹیوں پہ گئے ہوئے ہیں، صدر ٹرمپ کیا کہتے ہیں؟ کب تک بحال ہو سکیں گی حکومت کی مکمل سرگرمیاں؟
जी सारा, सदर ट्रंप ने कहा है कि ये शटडाउन उस वक्त तक जारी रहेगा जब तक यूएस मैक्सिको बॉर्डर पर किसी दीवार की तामीर के लिए फंड्स मंजूर नहीं हो जाते। कल व्हाइट हाउस में उन्होंने सहाफ़ियों से बात करते हुए इस बात का दावा किया कि फेडरल गवर्नमेंट के वो मुलाजमीन जो इस वक्त घर बैठने पर मजबूर हैं वो भी इस फैसले में सदर के साथ हैं, अगरचे इसका कोई वाज़ेह सबूत मौजूद नहीं। डेमोक्रेटिक पार्टी इस डेडलॉक के लिए सदर को जिम्मेदार करार दे रहे हैं। दूसरी तरफ यूएस अमेरिका बॉर्डर पर हज़ारों लैटिन अमेरिकन महाजरीन कई हफ्तों से मौजूद हैं जो अमेरिका में पनाह लेना चाहते हैं। गैर कानूनी तौर पर दाखिल होने वाले कई अफराद अपने बच्चों समेत अमेरिका में ज़ेर हिरासत हैं। सूरत हाल ने एक तशवीशनाक मोड़ लिया है क्योंकि ज़ेर हिरासत 2 बच्चे अब तक बीमार होकर चल बसे हैं। एक 7 साला बच्चा जिसका कल ही इंतकाल हुआ और दूसरी 8 साला बच्ची। दोनों बच्चों को अमेरिका में तिब्बी इमदाद फराहम की गई। उनकी मौत की वजह जानने के लिए तहकीकात जारी हैं। इन वाक़यात के बाद इंसानी हकूक़ के लिए काम करने वाली तंजीमें ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन को जिम्मेदार ठहरा रही हैं, लेकिन सदर ट्रंप का कहना है कि अमेरिका में मुहाजिरीन को खुशामदीद है, लेकिन उन्हें इस मुल्क में कानूनी तरीके से आना चाहिए। ऑलराइट, अब कांग्रेस का जो अगला सेशन है वो 3 जनवरी को शुरू होगा, तो देखते हैं सूरत हाल क्या रुख इख्तियार करती है। सहर माजिद कैपिटल हिल पे हमारे साथ थी। थैंक यू सहर। अमेरिका मैक्सिको बॉर्डर पर मौजूद तारकीन वतन की अक्सरियत का ताल्लुक लातीनी अमरीकी मुल्कों हॉन्डुरस और ग्वाटेमाला से है और ये लोग अपने मुल्क में जराइम और इंतहाई गुर्बत की ज़िंदगी से बचने के लिए अमरीका में पनाह लेना चाहते हैं। कई हफ्तों से मुंतज़िर हज़ारों लातीनी अमरीकी बच्चों और बड़ों ने क्रिसमस इस मरतबा मैक्सिको की सरहद के अंदर बने आर्जी कैंपों में ही मनाई। इनकी मुश्किलात की जानब तवज्जो दिलाने और इन तक क्रिसमस की खुशियाँ लेकर आने के लिए इस हफ्ते अमरीका से कुछ शेफ्स सरहद पार गए और उन्होंने वहाँ जाके रिवायती स्पेनिश डिश पकाकर इन लोगों को खिलाई और इसका मज़ा चखने के लिए सैकड़ों तारकीन वतन लंबी कतारों में लगे रहे। अमेरिका में बहुत सी जगहों पर क्रिसमस की खुशियों में मुसलमान और यहूदियों समेत दूसरे अकायद के मानने वाले भी मसीहियों के साथ साथ मुख्तलिफ अंदाज से शरीक होते हैं। तो इस वक्त हम चलेंगे रियासत मिशिगन, जहां आफ्ताब बोड़का हमें दिखा रहे हैं कि अमेरिकी मुसलमान इस मौके पर आगे आना क्यों ज़रूरी समझते हैं। मुसलमान घरानों से ताल्लुक़ रखने वाले ये नौजवान डिट्रॉइट शहर के मसीही घरानों के बच्चों के लिए खिलौनों का तोहफा देने आए हैं। इनका मकसद किसी किस्म की मजहबी तफरीक से बुलंद होकर अपने जैसे दूसरे इंसानों की जिंदगियों में खुशी के लम्हों को यकीनी बनाना है। एक छोटा सा बच्चा था, हम प्रेजेंट्स उसके क्रिसमस ट्री के नीचे रख रहे थे और जब वो उसने बॉल देखी वो इतना खुश हुआ कि आई थिंक दोज मोमेंट्स आप कभी भूलते नहीं है। तकरीबन 100 से ज़ायद घराने हर क्रिसमस की सुबह डिट्रॉइट के इस चर्च में जमा होकर शहर के सैकड़ों मसीही बच्चों के लिए खिलौनों के तोहफे इनके घरों तक पहुंचाने के काम की तैयारी करते हैं। इस काम के लिए जिमीज किड्स नामी एक तंजीम पिछले 10 सालों से इलाके के रजाकारों को क्रिसमस के मौके पर इकट्ठा करती है। इस वक्त जिमीज किड्स के इस प्लेटफॉर्म पर मदद देने वालों में सबसे बड़ी तादाद मुस्लिम कम्युनिटी काउंसिल और जूश फेडरेशन के यहूदी और मुसलमान रजाकारों की है। हम सब भाई बहन हैं और हमें साथ मिलकर काम करना चाहिए। हमारे बहुत से नजरियात एक जैसे हैं और हम एक दूसरे से अच्छा बर्ताव रखना चाहते हैं। कम्युनिटी और फैमिली के साथ रहने का ये बेहतरीन तरीका है। खास तौर पर इतने अहम दिन पर हमसे जितना हो सके दूसरों की मदद करनी चाहिए। इस मौके पर हाल ही में अमरीकी कांग्रेस की पहली मुसलमान खातून रुकन बनने वाली रशीदा तलीब भी मौजूद थी। रशीदा का कहना था कि बैनुल मजहबी भाईचारगी का ये मुजाहिरा अमरीका का बहुत बड़ा मुस्बत पहलू है। Out of all the days to do something like this, to do this kind of work, and we're doing it on Christmas, and it's Muslim and Jews that are coming together to do it, to be able to give back to all these children that smile from ear to ear when we bring them the gifts. Let's go. क्रिसमस के अलावा भी दिसंबर के पूरे महीने रियासत मिशिगन के मुख्तलिफ शहरों में मुस्लिम कम्युनिटी काउंसिल और जूश फेडरेशन मिलकर दर्जनों फलाही प्रोजेक्ट्स पर काम करते हैं। साल का इख्तिताम मजहबी रवादारी के इस काम के साथ करके ये लोग उम्मीद करते हैं कि आने वाला साल मजीद बेहतर साबित होगा। आफ्ताब बोड़का, उर्दू VOA, डिट्रॉइट, मिशिगन। और अब चलते हैं न्यूयॉर्क, जहां पाकिस्तान से आई मसीहियों ने क्रिसमस मनाई रिवायती अंदाज से। अंशुमन आपटे हमें लेके जा रहे हैं कि ऐसे चर्च में जहां दुआया तकरीब भी अंग्रेजी नहीं उर्दू में हुई। तो परदेश में अपनी जुबान में दुआ और इबादत करना इन पाकिस्तानी मसीहियों के लिए क्या अहमियत रखता है, आइए जानते हैं।
اردو زبان میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جنم دن کے گیت گانے میں مصروف ان مسیحی عقیدت مندوں کو دیکھ کر شاید ہی کوئی جان پائے کہ یہ سب نیو یارک کے ایک چرچ میں اکٹھے ہوئے تھے۔ دراصل اس چرچ کے پاسٹر بھی پاکستان سے تعلق رکھتے ہیں اور 1992 سے اردو زبان میں ایسی دعائیاں تقریبات کا اہتمام کر رہے ہیں۔ اردو میں اس لیے تاکہ ہم اپنی ثقافت کو اپنے ساتھ رکھنا چاہتے ہیں اور اپنے آئندہ آنے والی نسل کو بتانا چاہتے ہیں کہ دراصل ہم پاکستانی ہیں اور پاکستان کی جو ہے مادری زبان بلکہ ہم کہہ سکتے ہیں نیشنل زبان جو ہے وہ اردو ہے اور انہیں اپنے جو ہے کلچر سے ہمیشہ جو ہے وابستگی رہنی چاہیے۔ زمین پر نیو یارک شہر کے 5 بڑے علاقوں یا برود سے پاکستانی امریکی مسیحی ماس میں شامل ہوتے ہیں۔ ان لوگوں کا کہنا ہے کہ کرسمس کو اپنے ثقافتی انداز سے منانے کا مزہ کچھ اور ہی ہے۔ آپ کو اپنی زبان کے اپنے کلچر کے لوگ مل جاتے ہیں اور ایک گھر والا ماحول ہوتا ہے، سب جب ملتے ہیں ایک اچھی گیٹ ٹوگیدر ہوتی ہے۔ بہت اچھا لگتا ہے، ایک پیس محسوس ہوتا ہے اور ایک دوسرے سے مل کے بالکل اپنے بہن بھائیوں جیسا محسوس ہوتا ہے کہ ہم آپس میں بہن بھائی ہیں۔ پاکستانی امریکی مسیحی کمیونٹی کے لیے اپنے وطن سے دور کرسمس کے موقع پر پاکستانی پاسٹر اور اردو زبان میں ماس کا ہونا امریکی سوسائٹی میں پائے جانے والے تنوع کی ایک خوبصورت مثال ہے۔ یہاں پہ ہم مینٹلی طور پہ اتنے ریلیکس ہیں، خداوند کا سب سے بڑی یہ بلیسنگ ہے، بہت شکر ہے کہ ہم لبرٹی کے ساتھ سیلیبریٹ کر رہے ہیں۔ اردو زبان میں ہونے والے ماس کے دوران پاکستان میں امن اور عوام کی خوشحالی کے لیے دعا بھی مانگی گئی۔ انشمان آپٹے، وائس آف امریکہ، نیو یارک۔ اردو کی بات ہوئی تو اردو عام افراد کی زبان سے لے کے ہٹ فلمی گانوں تک اور پارلیمنٹ کی بحث سے لے کے سڑکوں پہ ہونے والی تکرار تک بھارتیوں کی ایک زندگی میں ایک رچی بسی چیز ہے۔ تقسیم ہند کے بعد اکثر لوگوں کو ڈر تھا کہ بھارت میں اردو زبان اپنا مقام کھو دے گی، لیکن گزشتہ کچھ سالوں میں ایک نئی تصویر ابھری ہے۔ بھارتی عوام کی اردو زبان میں دلچسپی بڑھی ہے، خاص کر دلی والوں کی۔ تو دلی میں ہماری ساتھی رتل جوشی نکلیں اسی کی وجہ جاننے۔ بھارتی دارالحکومت دلی ملک کی ان 7 ریاستوں میں سے ہے جہاں اردو بھی ایک آفیشل زبان ہے۔ تعلیم کے لحاظ سے اردو چند سرکاری سکولز تک سمٹی ہوئی ہے، لیکن اردو زبان اور ادب کے قدردانوں کا دائرہ بڑھتا جا رہا ہے۔ لینگویج کی اپنی ایک طاقت ہوتی ہے، وہ اردو میں ہے۔ بچوں کو اسکرپٹ نہیں آتی، ان کو لینگویج بھی نہیں آتی، لیکن اٹریکشن وہی ہے، لوگ اس کی فلو کو اور اس کی محسوسیت کو لوگ خود فیل کرتے ہیں۔ انٹرنیٹ نے بھارتیوں، خاص طور پر نوجوان نسل میں اردو زبان کی دلچسپی اور سمجھ کو بڑھانے میں بڑا کردار ادا کیا ہے۔ انٹرنیٹ کے ذریعے اردو پوئٹری اور لٹریچر کا خزانہ ان لوگوں کے لیے بھی کھل گیا جو اردو اسکرپٹ پڑھنا نہیں جانتے۔ بے حد مقبول بھارتی ویب سائٹ جشن ریختہ پر روز آنے والے 1 لاکھ سے زیادہ وزٹرز اس کا ثبوت ہیں۔ ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں لوگ ہیں جو اردو پڑھنا چاہتے ہیں، سمجھنا چاہتے ہیں، لیکن پہنچ نہیں پاتے ہیں اسکرپٹ کی وجہ سے۔ تو ہم نے یہ سوچا کہ کیوریٹ کر کے، انتخاب کر کے ہم سلیکٹڈ کلام اس کو دیوناگری میں اور رومن میں بھی شائع کریں۔ کیسے مہک اٹھے ہیں میرے زخم، کیا کہوں، پھولوں سے میں نے بات ذرا دیر کی ہے بس۔ انٹرنیٹ نے اردو کو پرواز بھرنے کے لیے زمین دی تو سوشل میڈیا نے اس پرواز کو پردے دیے۔ اگرچہ دلی شاعری کلب جیسے اردو پوئٹری کے کلب پہلے بھی ہوتے تھے، اب سوشل میڈیا کی بدولت ایسے کلبز محفلوں کے علاوہ آن لائن بھی خیالات اور معلومات کا تبادلہ جاری رکھ پاتے ہیں۔ اگر کوئی شروع کر رہا ہے پوئٹری لکھنا اور اسے تھوڑی گائیڈنس کی ضرورت ہے تو ہمارے جو فیلو پوئٹس ہیں وہ ضرور اس کو انکریج بھی کرتے ہیں اور اس کو آن لائن بھی گائیڈ کرتے ہیں۔ اسکرپٹ کو ضرور فائدہ ہوا ہے، میں بھی ان میں سے ایک ہوں اور میں سے تمام 50 لوگ جانتا ہوں جنہوں نے حالیہ دنوں میں سوشل میڈیا کے آ جانے کے بعد اسکرپٹ سیکھی ہے۔ دلی میں اب جشن اردو کے جلسوں کا سلسلہ بھی تقریباً سال بھر چلتا ہے۔ یہاں ہونے والے شعر و شاعری سے لے کر سنجیدہ ڈسکشنز تک اردو کو لوگوں کو دل و ذہن کے اور قریب لانے میں مددگار ہوتے ہیں۔ رتل جوشی، وائس آف امریکہ، دلی۔ سال 2018 ختم ہونے والا ہے۔ اس سال کے ٹاپ بیوٹی ٹرینڈز میں سے ایک تھی کورین سکن کیئر پروڈکٹس جو جنوبی کوریا میں بنتی ہیں، اور اب اسی ملک میں نیا ٹرینڈ ہے مردوں کا میک اپ۔ جی ہاں،
वहाँ पे अब मर्द इंटरनेट पे मेकअप ट्यूटोरियल्स डाल रहे हैं। 23 साल एक यूट्यूबर जिनका नाम अभी हम आपको बताएंगे, जिन मिंग है, और ये यूट्यूबर जो हैं ये खुद मेकअप करके वीडियोस डालते हैं इंटरनेट पर, और इनका कहना ये है कि इनको इंस्पिरेशन मिली कुछ कोरियन पॉप बैंड से, जिनकी जो ख़ास एक लुक है मेकअप की वो बहुत पॉपुलर है, और इसी वजह से जो कोरियन पॉप बैंड्स हैं, जिन्हें के पॉप बैंड्स कहा जाता है, दुनिया भर में ही जाने जाते हैं। और इतनी डिमांड है इस वक्त जनूबी कोरिया में मर्दों के मेकअप की कि लग्जरी ब्रांड शनेल ने अब इस मुल्क में ख़ास तौर पे मर्दों के लिए मेकअप प्रोडक्ट्स जैसे फाउंडेशन और आई शेडोज़ वगैरह मुतारिफ कराए हैं, क्योंकि जैसे मैंने कहा डिमांड ही बहुत है। 2018 खलाई सफ़र और खलाई तहकीक के हवाले से भी एक अहम साल रहा। अमरीकी खलाई तहकीकाती इदारे नासा ने मरीख पे अपना तहकीकी रोबोटिक जहाज़ उतारा, चीन ने चांद पे अपना खलाई जहाज़ भेजा, और इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन ने अपनी 20वीं सालगिरह मनाई। और क्या कुछ हुआ इस साल, जानते हैं इस राउंड अप में। 4, 3, 2, 1, 0 and liftoff as Falcon 9 and Cargo Dragon take flight. इंसान ने 2018 में सितारों की जानिब एक और बड़ा कदम उठाया। ये साल स्पेस एक्स की कई रिकॉर्ड बनाने वाली लॉन्चेस का साल था। स्पेस एक्स टेस्ला गाड़ी बनाने वाले अरबपति एलन मस्क की एक निजी खलाई जहाज बनाने वाली कंपनी है। इस साल स्पेस एक्स के खला में भेजे गए 19 मिशन में से एक फॉल्कन 9 का भी था, जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन तक सामान लेकर गया। 3, 2, 1 स्पेस एक्स ने एक ही रॉकेट को 3 मरतबा खला के लिए लॉन्च किया। ये तारीख में पहली बार हुआ है, और ये स्पेस एक्स के खलाई सफर को ज्यादा सस्ता बनाने के मंसूबे का हिस्सा है। ताहम खला की सैर इतनी सस्ती नहीं होगी। अगर खला में आम लोगों के सफर का ख्वाब सच्चा हो जाता है तो एक टिकट की मुतवक्को कीमत $2 लाख होगी। 2018 में इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन ने अपनी 20वीं सालगिरह मनाई। ये सेंटर अमेरिका, कनाडा, जापान, रूस और 12 रुकनी यूरोपियन स्पेस एजेंसी की मुश्तरका रिसर्च का मरकज रहा है। ये सीसीटीवी की फुटेज है और VOA इसकी खुदमुख्तार जराए से तस्दीक नहीं कर सकता, लेकिन इसमें चीन के एक रॉकेट को लॉन्च होते दिखाया गया है, जो जनवरी में चांद के तारीख हिस्से पर उतरकर इस पर तहकीक करेगा। इस रॉकेट में एक खलाई गाड़ी, कैमरे, आलू और हल्दी के बीजों के अलावा रेशम के कीड़ों के अंडे भी मौजूद हैं, जिसका मकसद ये देखना है कि क्या ये चांद की कम कशिश शकल में उग सकते हैं या नहीं। खला की गहराई में तहकीक करने वाला नासा का रॉकेट ओसिरिस रेक्स एक बुलंद इमारत की जिसामत वाले सीआरजे बेनू से सिर्फ दर्जनों मील करीब पहुंचने में कामयाब हुआ। वहां पहुंचने में 2 साल लगे, लेकिन साइंसदान वहां माया पानी के आसार की मौजूदगी पर हैरान रह गए। साइंसदान बेनू के 150 साल में जमीन से टकराने के इम्कान पर भी तहकीक कर रहे हैं। 1977 में नासा ने अपने दूसरे वोयेजर रॉकेट को खला में भेजा था। इस साल वोयेजर 2 इंटरस्टेलर स्पेस या सूरज के बाहर मौजूद उस जगह पहुंच गया है जहां मादे और मकनातीसी फील्ड का मुसलसल बहाव होता है। ये खलाई गाड़ी इस वक्त जमीन से 11 अरब मील की दूरी पर है, जहां से जमीन तक कोई मालूमात पहुंचने में 16.5 घंटे लगते हैं। आखिर में आपने वो वीडियो तो जरूर देखी होगी जिसमें साइंसदान नासा के खलाई जहाज इनसाइट के मरीख पर उतरने की कामयाबी का जश्न मना रहे हैं। इनसाइट सुर्ख सियारे के 2 साल के मिशन पर है। इस स्पेसक्राफ्ट को जमीन के करीब तरीन वाक़े सियारों की गहराई से तहकीक के लिए डिजाइन किया गया है। 6 माह में 300 मिलियन माइल का सफर करने के बाद मरीख की सतह पर उतरकर चंद ही मिनटों में इसने वहां की धुंधली तस्वीरें भेज दी। जैसे हमारा सियारा 2019 में दाखिल हो रहा है। हम सब जमीन वालों की तरफ से खला में मौजूद सबको नया साल मुबारक। अरश अरबजादी के साथ वर्दा खलील, उर्दू VOA। और इसी के साथ खत्म होता है आज का व्यू 360। ताज़ा तरीन खबरों के लिए आइए हमारी वेबसाइट urduvoa.com पर, और अगर आप इस वेबसाइट तक रसाई में कोई मुश्किलात का सामना कर रहे हैं तो फिर लॉग ऑन कीजिए facebook.com/VOA उर्दू के पेज पर। यहाँ आपको हमारी तमाम तर कंटेंट देखने को मिलेगी, और उसके अलावा हमारे रेडियो प्रोग्राम्स और दिलचस्प फेसबुक लाइव इंटरव्यूज भी। सारा ज़मान को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़।